हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है डिवोर्स। तो जैसे कि मैंने आपको जुडिशियल सेपरेशन वाले चैप्टर में बताया था कि जो डिवोर्स होता है और जुडिशियल सेपरेशन होते हैं उनके ग्राउंड्स एक ही होते हैं। तो आज हम उन्हीं ग्राउंड्स को यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि डिवोर्स केवल एक वैलिड मैरिज में ही हो सकता है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन वॉइड मैरिजेस। उसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं स्पेसिफिकली जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स मेंशन्ड है वो गिल्ट थ्योरी ऑफ डिवोर्स पर बेस्ड है। जो भी थ्योरीज हमने डिवोर्स की पढ़ी थी उसमें हमने गिल्ट थ्योरी, कंसेंट थ्योरी और इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी तीनों को मेंशन किया था। तो ये जो अभी हम ग्राउंड्स पढ़ने वाले हैं ये सारे गिल्ट थ्योरी पर बेस्ड है। तो सबसे पहला ग्राउंड जो हम इसमें देखते हैं वो है एडल्ट्री का, जो कि दिया है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई में। एडल्ट्री मीन्स वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ नॉन स्पाउस। मतलब विवाह से बाहर जाकर अगर जो ईदर पार्टी है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है किसी और व्यक्ति के साथ तो फिर उसको यहाँ पर एडल्ट्री कहा जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो एडल्ट्री में हमें ध्यान रखनी है। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर वॉइड और वॉइडेबल मैरिज की जो वाइफ है या जो हस्बैंड है अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वो एडल्ट्री काउंट नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से अगर एक पति जो है अपनी वाइफ को ये कहता है कि तुम मेरे बॉस के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाओ ताकि मुझे आगे बेनिफिट हो सके, तो फिर बाद में जो है हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर एडल्ट्री का एलिगेशन नहीं लगा सकता। इसके अलावा जो ये भी पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला है कि एक वाइफ अगर बाय मिस्टेक किसी के साथ संबंध बना लेती है ये सोच के कि ये मेरा हस्बैंड है, फिर उस केस में वो भी एडल्ट्री का एक्ट नहीं माना जाएगा। और इसी तरीके से अगर हस्बैंड फोर्स करता है वाइफ को किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए ताकि उससे पैसे लिए जा सके, तो फिर बाद में हस्बैंड वाइफ के ऊपर अगेन एडल्ट्री का एलिगेशन नहीं लगा सकता। इसी तरीके से अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है इंटॉक्सिकेशन के प्रभाव में या फिर किसी फ्रॉड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या मिस्टेक के प्रभाव में अगर किया जाता है वो भी एडल्ट्री नहीं माना जाएगा। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जो एडल्ट्री हमारा आईपीसी में दिया था सेक्शन 497 में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब उसको क्वैश कर दिया है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में, और एडल्ट्री को अब एक क्राइम नहीं माना गया। लेकिन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ये अभी भी डिवोर्स का एक ग्राउंड सर्व करता रहेगा। इसके बाद इसमें एक केस है ऑक्सफोर्ड वर्सेस ऑक्सफोर्ड। तो इसमें क्या हुआ था कि वाइफ को जो है आईवीएफ प्रोसीजर जब किया गया तो उसमें उसके हस्बैंड की जगह किसी और व्यक्ति का सीमेंट उसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया जिसके कारण वो प्रेग्नेंट हो गई। बाद में हस्बैंड ने ये एलिगेशन लगा के कि ये तो एडल्ट्री है तो उसको डिवोर्स देने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने जो है हस्बैंड की डिवोर्स पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और इसको एडल्ट्री नहीं माना, क्योंकि एडल्ट्री के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स होना ज़रूरी है जो कि इस केस में नहीं हुआ। इसके बाद एक और चीज़ इसमें मेंशन करने वाली है कि अगर सिंगल एक्ट भी अगर वाइफ ने या हस्बैंड ने किया है एडल्ट्री का तो वो भी डिवोर्स का एक ग्राउंड बनने के लिए इनफ होगा। तो ये आपका एडल्ट्री का प्रोविज़न था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्राउंड आता है डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन का वो है क्रूएल्टी। तो क्रूएल्टी का जो सेक्शन है वह है सेक्शन 13 IA। तो देखिए क्रूएल्टी जो है वो हमारे आईपीसी में भी रहे 498A में। तो अगर हम क्रूएल्टी की बात करें तो क्रूएल्टी
ऐसी होनी चाहिए जिससे कि स्पाउस की लाइफ को, लिम्ब को या हेल्थ को खतरा हो, और उसको ये एप्रीहेंशन रहे कि उसे हर वक्त डर बना रहे कि मेरी जान को अब खतरा हो सकता है। तो इस तरीके की क्रूएल्टी होनी चाहिए। तो क्रूएल्टी जो हो सकती है वो मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। तो फिजिकल में जैसे मार पीट ये सब आ गया, डेंजर टू लाइफ। और मेंटल में जो है, अगर मेंटली हैरेसमेंट किसी का होता है, किसी स्पाउस का होता है, तो वो मेंटल क्रूएल्टी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट केस एक है NG दास्ताने वर्सेस SN दास्ताने। तो ये 1975 का केस है, मेंटल क्रूएल्टी पे बेस्ड है। तो यहाँ पर वाइफ जो है वो हर वक्त अपने हस्बैंड को थ्रेटन करती रहती थी, और जो भी ऑफिस के कोलीग्स थे उनके सामने हस्बैंड की बार बार इंसल्ट करती थी, इन लॉज के सामने उसके इंसल्ट करती थी, बच्चों को मारती पीटती थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि वाइफ का जो कंडक्ट है वो इस नेचर का था जो कि अनसेफ था हस्बैंड की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। तो इस वजह से इसको एक मेंटल क्रूएलिटी माना गया और फिर हस्बैंड को डिवोर्स की डिक्री दे दी गई। इसके बाद एक और केस है गुरबख्श सिंह वर्सेस हरमिंदर कौर। तो देखिए इसमें यह कहा गया था कि अगर थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो उसको एक ग्राउंड नहीं माना जाएगा। ये ऐसे झगड़े नहीं है जिसके कारण कि अलग रहा जाए। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्रूएल्टी होती है वो इस नेचर की होनी चाहिए जिससे कि लाइफ, लिम्ब और हेल्थ को खतरा हो। शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी 1988 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपीटेड डिमांड्स ऑफ डाउरी था उसको क्रूएल्टी माना। क्रूएल्टी जैसे कि मैंने बताया IPC के सेक्शन 498A में भी दिया है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के भी प्रोविजंस में क्रूएल्टी शामिल होता है। IPC और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो डिफरेंस है वो ये है कि IPC में केवल हस्बैंड और उसके रिलेटिव को पनिशमेंट देने का प्रावधान किया गया है, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आता है उसमें ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड ही हो, उसमें फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकती है, कोई भी इसमें आ सकता है। तो उनको पनिशमेंट देने का यहाँ पर प्रावधान किया गया। तो ये आपका क्रूएल्टी का ग्राउंड था। नेक्स्ट ग्राउंड आता है डिजर्शन। डिजर्शन मतलब त्याग कर देना, छोड़ देना। तो सबसे पहले जो कंडीशन है डिजर्शन के लिए वो ये है कि जो स्पाउस हैं एक दूसरे से 2 साल से अलग रह रहे हैं, और जो स्पाउस छोड़ के गया है उसका कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए छोड़ने का। अगर कोई ग्राउंड एग्जिस्ट करता है तब भी डिवोर्स मिलेगा, लेकिन वो डिजर्शन का ग्राउंड नहीं होगा, वो कोई और ग्राउंड बनेगा। तो अगर 2 साल से ईदर पार्टी जो है अलग रह रही है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, तो फिर वहाँ पर डिजर्शन के बेसिस में 2 साल के बाद जो भी स्पाउस डिजर्टेड है वो डिवोर्स के लिए कोर्ट में पेटिशन फाइल कर सकती है। और इसके लिए देखिए प्रीवियस कोहैबिटेशन ज़रूरी है। डिजर्शन के लिए प्रीवियस कोहैबिटेशन स्टैब्लिश करना ज़रूरी है। इसमें जो केस है वो है सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद पांडे। तो इसमें ये कहा गया था कि अगर प्रीवियस कोहैबिटेशन पार्टीज़ के बीच में नहीं है तो फिर वो डिजर्शन के बेसिस पे तलाक नहीं ले सकते। कन्वर्जन। तो कन्वर्जन मतलब अगर ईदर पार्टी जो है सीज टू बी हिंदू हो गया है, यानी कि वो हिंदू छोड़कर उसने अन्य धर्म अपना लिया है, चाहे तो वो मुस्लिम बन गया हो या क्रिश्चियन बन गया हो, पारसी, जीव कुछ भी अगर बन गया हो, ऑपोजिट स्पाउस है वो कोर्ट में जाकर डिवोर्स की डिक्री के लिए पेटिशन फाइल कर सकता है। इसके बाद जो ग्राउंड आता है वो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो होगी वो इनक्योरेबल नेचर की होगी, जिसका कोई क्योर नहीं हो सकता, और वो इस तरीके से अनसाउंडनेस होनी चाहिए जिससे कि स्पाउस की लाइफ को, हेल्थ को एक डेंजर रहे। दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इस तरीके के हो चुके हैं कि अब स्पाउस है वो उसके साथ नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता।
तो अनसाउंडनेस में आपका मेंटल डिसऑर्डर और रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इंसैनिटी इनक्योरेबल हो और इस नेचर की हो कि जो स्पाउस है उसका अब रहना उसके साथ मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राउंड आता है वो है वेनेरियल डिजीज़ का। तो वेनेरियल डिजीज़ ऐसा होना चाहिए जो कम्युनिकेबल फॉर्म में हो, और कम्युनिकेबल कैसे होगा, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के ज़रिए होगा। तो ठीक है, इससे क्या होता है, एक डर बना रहता है, भय बना रहता है, क्योंकि जब मैरिटल ऑब्लिगेशंस शादी में नहीं पूरे होंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स पूरा नहीं होगा, तो फिर शादी के मायने भी नहीं रह जाते हैं, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑल्सो कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ मैरिज। तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए कम्युनिकेशन हो सकता है वेनेरियल डिजीज़ का, फिर उस ग्राउंड में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कोहैबिट विद द स्पाउस हु इज सफरिंग फ्रॉम सच वेनेरियल डिजीज़। इन दैट केस जो ऑपोजिट स्पाउस है वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है डिवोर्स के लिए। इसमें एक बात आपको मैं बता दूं कि जो लेप्रेसी वाला ग्राउंड है वो हमारा द पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा रिमूव कर दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट से। नाउ लेप्रेसी इज़ नो मोर अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो इसको जो है रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिनाउंस द वर्ल्ड, जो कि है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 6 में। तो अगेन यहाँ पर रिनाउंस मतलब कि संसार का त्याग कर दिया है। सन्यासी अगर ईदर पार्टी बन जाती है तो उस केस में भी जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्रोच कर सकती है। एंड द लास्ट ग्राउंड फॉर डिवोर्स इज़ प्रिजम्पशन ऑफ डेथ इफ़ नॉट हर्ड फॉर 7 years। तो ये आपका दिया है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7 में, कि अगर ईदर पार्टी जो है उसके बारे में पिछले 7 सालों से कोई जानकारी नहीं है, सब जगह उसके बारे में पता किया, ऐसे लोगों से भी पूछा जो कि उसके बारे में जान सकते थे, एक रीज़नेबल इंक्वायरी की गई, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल रहा, और ऐसा होते होते 7 साल बीत चुके हैं। तो फिर आफ्टर 7 years जो अपोजिट पार्टी है वो कोर्ट में अप्रोच कर सकती है डिवोर्स या फिर जुडिशियल सेपरेशन के लिए। तो ये आपके कुछ ग्राउंड्स थे सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में। आई होप you have understood all the provisions, and in case you have any query you can WhatsApp me or message me. We will meet in the next lecture with new topic. Till then, keep studying. Thank you so much.